सौगा का बेटा इस बारी की आरटीपी के क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। सेल ऑफ गुड्स में बच्चे एबी क्लॉथ हाउस एक फर्म थी बच्चे जो कि क्या करती थी, रिटेल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स करती थी और कस्टमाइज करती थी लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ है कि वो सिल्क और गैंडी कॉटन खादी शिफॉन और बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स जो है बनाती थी। मिसेस रीमा जो है उनकी कस्टमर थी और उसने कहा कि मुझे एक क्लॉथ चाहिए अपने बेटी के बर्थडे के लिए। उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि उसको क्या चाहिए बच्चे, कॉटन सिल्क क्लॉथ चाहिए विच इज बेस्ट सूटेड फॉर पर्पस। बच्चे ये क्या है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन है ना, सेल बाय डिस्क्रिप्शन चल रही है बेटा। ठीक है। The shop owner agreed and arranged the cloth pieces, cut it as per the buyer's requirement. When Rima went to the tailor to get the suit stitched, she found that the supplier had supplied the cotton organdy material. उससे मांगा गया था बच्चे कॉटन सिल्क और उसने कर क्या दिया बच्चे, कोई ऑर्गेंडी मटेरियल है वो दे दिया जो कि सूटेबल नहीं था और इट वॉज हैविली स्क्रैच एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग द सूट दैट रीमा डिजायर्ड फॉर। The tailor asked Rima to return the cotton organdy cloth as it would not meet her requirements. Shop owner refused to return the cloth on the plea that it was cut into specific requirements of Mrs. Rima and hence could not be resold. बच्चे क्या ये बात ठीक है? नहीं, बात ठीक नहीं है क्योंकि पहली बात तो जो उसने डिस्क्रिप्शन मांगी थी, इफ अ कस्टमर आस्क्स यू फॉर पीस यू कैन नॉट सेल हिम बीन्स। ठीक है ना, तुम पुट्ठा नहीं बेच सकते। और दूसरी बात क्या बच्चे, इट वॉज ऑलरेडी स्क्रैच्ड, हेविली स्क्रैच्ड, मतलब नॉन ट्रेडेबल भी हो गया। ठीक है। With reference to doctrine of caveat emptor, explain the duty that the buyer as well as the seller explain whether Mrs. Rima would be able to get the money back or the kind of cloth as per her requirement. बेटे डॉक्टर आंसर क्वेश्चन कौन सा था एक बार देखते हैं। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। आंसर Private emptor का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर व्हेन द सेलर, ये वही है कि ही इज लायबल फॉर हिज बैड सिलेक्शन, ये वो पहले तो तुम एक्सप्लेन करोगे कैवेट एम्प्टर है क्या। फिर उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा बच्चे कि क्या ड्यूटीज हैं ऑफ सेलर एंड बायर की पूछी है, सेलर की है ना, बायर की पूछी है क्या, बायर की तो यही है बच्चे ड्यूटी कि ही शुड बी अवेयर, ही शुड बी बिवेयर। और सेलर की क्या होगी बच्चे, यही बातें जो हमने पढ़ी थी इम्प्लाइड वाली, है ना, पढ़ी थी ना एक्सेप्शंस बच्चा, एक्सेप्शंस टू कैवेट एम्प्टर वो बात कर रहे हैं ड्यूटी वाली। फिटनेस एज टू क्वालिटी एंड यूज, हेवली स्क्रैचेबल था बेटा, क्या वो यूज हो सकता है, नो। गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ये हमारा यहाँ पे मर्केंटेबल क्वालिटी, सेल बाय सैंपल जो लिस्ट में नहीं है, सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, मतलब वही हेडिंग्स हैं, ट्रेड यूसेज, seller conceals defect and is fraud. On the base of the above provision, the facts, it can be concluded that Rima is entitled to get her money back or the kind of cloth because it was a duty of the seller to supply such goods as a reasonable fit for the purpose mentioned. तो आप डिस्क्रिप्शन वाला पॉइंट भी लिखोगे बेटा। दो चीजें हैं, एक तो कि इट शुड कंफर्म टू द डिस्क्रिप्शन एंड देन इट शुड बी रीजनेबली फिट फॉर सेल। यही बातें हमने डिस्कस की थी। बस इसको लिखना कैसे है बच्चे, पहले कैवेट एम्प्टर, क्योंकि उससे अलग से पूछा है, देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। एक सेकेंड, 10 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही बेटा ये थी, एक्सप्लेन क्या होता है कैवेट एम्प्टर की और ड्यूटी ऑफ द बायर। ड्यूटी ऑफ द बायर कैवेट एम्प्टर में ही हो जाती है, सेलर की वो जो एक्सेप्शन इतनी सारी हमने पढ़ी। और उससे पूछा क्या रीमा को पैसा वापस मिल जाएगा, यस, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। पहला तो द सेल वाज बाय डिस्क्रिप्शन एंड इट शुड बी ऑफ ट्रेडेबल क्वालिटी ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। Samuel purchased a TV set from Arun, the owner of Gada Electronics, on the condition that that for the first 3 days he will check its quality, and if satisfied, he will pay for that. Otherwise, he will return the television set. क्या बोल रहे हैं, sale on approval, return or approval basis. On the second day, television set was spoiled due to earthquake. बेटा ये वाले क्वेश्चन है ना, ये जो लिखे हुए हैं, ये ना बस 19-20 का फर्क करके हर बारी इन्होंने डाले ही डाले हैं। ठीक है, सो यू कैन एक्सपेक्ट इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, अरुण डिमांड्स द प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट फ्रॉम सैमुअल।
वेदर सैमुअल इज लाइबल टू पे द प्राइस अंडर, बता दो, ये हमने डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन, बता दो। क्या हुआ बच्चे? सेल ऑन अप्रूवल पे अगर हम करते हैं तो जब तक बच्चे टाइम पीरियड या तो एक्सपायर ना हो, टाइम पीरियड कितना था 3 days, या फिर जब तक पेमेंट ना की जाए तब तक सेल कंप्लीट नहीं होती। एंड रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ठीक है। तो क्या बच्चे इसमें सैमुअल लाइबल होगा फॉर द प्राइस? नो, द लॉसेस ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली। व्हाई? बस ये है कि सैमुअल शुड टेक द reasonable care of the goods like a person of ordinary prudence would, and he should act as a bailiff। बस यही पॉइंट था। तो हु विल अल्टीमेटली बियर? बच्चे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विल बियर। तुम उठे हुए हो अंशिका, अलीशा, लवन्या, किसी ने आंसर नहीं दिया यार, कोई भी। समझ आ रहा है तुम्हें? यस, उठे हुए हैं। यस मैम। बच्चे आंसर देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर ऑन अप्रूवल, आ गया ना, और सेल और रिटर्न, तो ही सिग्निफाइज अप्रूवल। डज एनी एक्ट, या तो उसने हाँ कर दी कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं, या फिर प्लेज कर दिए, रीसेल कर दिए बेटा, या फिर उसने कहा कि मेरे को नहीं उसने कोई टाइम पीरियड जो है एक्सपायर हो गया 3 days का, उसके बाद भी उसने रिटर्न नहीं किए, तो माना जाता है कि सेल हो गई है। तो कह रहे हैं वेयर देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड सब्सिक्वेंटली द लॉस विदाउट फॉल्ट, फॉल्ट नहीं होनी चाहिए, डैमेज हो गए, तो बच्चे जो रिस्क है बिफोर इट पासिस टू द बायर, तो बच्चे क्या हो सकता है? द अग्रीमेंट कैन बी अवॉइडेड बाय द बायर, मतलब हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? गड़ा विल बी रिस्पॉन्सिबल। सैमुअल परचेजेस, ये वो इसके फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द above provision and fact, the party has not, sorry, the property has not passed to Samuel, and therefore no condition of 24 is satisfied। अभी तीनों में से कोई कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, तो क्या सेल हुई है? नहीं हुई। तो रिस्क किसका है? जिसकी ओनरशिप है। Hence risk has not passed to buyer and the agreement is therefore avoided। Samuel is not liable। Final losses on seller Mr. अरुण गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट, 12th। आकाश नहीं सॉरी 12th है। सूरज सोल्ड हिज कार टू सोहन फॉर 1,75,000 आफ्टर इंस्पेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन। मेरी बात सुनो, सूरज ने अपनी गाड़ी सोहन को बेची, इंस्पेक्शन और सेटिस्फैक्शन के बाद सोहन ने उसको 75,000 दे दिए एंड टुक पोजेशन ऑफ द कार एंड प्रॉमिस टू पे द रिमेनिंग विद इन अ मंथ। Later on, Sohan refused to give the remaining amount on the grounds that the car was not in a good condition। बताओ, क्या ये अलाउड है? नहीं। रीजनेबल टाइम दिया था बच्चे इंस्पेक्शन और सेटिस्फैक्शन का, उसके बाद तुम घर ले गए और तुमने कहा मैं पैसे नहीं दे रही, तो क्या ये अलाउड है? नो। कौन पैसा देगा? सोहन पैसा देगा ही देगा सूरज को। वाई? बिकॉज सूरज इज नाउ एन अनपेड सेलर। अनपेड सेलर। अब बच्चे पोजेशन तो है नहीं इसके पास, ना ये लियन एक्सरसाइज कर सकता है, ना ही ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता है, ना ही बच्चे ये रीसेल कर सकता है। ये क्या कर सकता है? सिर्फ सू कर सकता है बायर को फॉर द प्राइस एंड कंपनसेशन डैमेज जो भी हुआ। एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू हिम। आंसर देखते हैं 12th। देखो, एज पर सेक्शन 55, अनपेड सेलर आ गया, हैज द राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर प्राइस अगेंस्ट द बायर पर्सनली वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज पास टू द बायर। बायर wrongfully neglects, लिखा हुआ है ना बेटा, ये पूरी कंडीशंस है। wrongfully neglects to pay for the amount or where the contract is to pay certain डेट के पास आफ्टर द डिलीवरी, चाहे डिलीवरी हुई है कि नहीं हुई, और बायर जान के पैसा नहीं देता या रिफ्यूज कर देता है, तो इट मेक्स नो डिफरेंस इफ द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द गुड्स, और फिर भी वो क्या कर सकते हो? आप केस कर सकते हो। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन द प्रोविजन, हेंस सूरज विल सक्सीड इन रिकवरिंग द अमाउंट। अपार्ट फ्रॉम दिस सूरज इज ऑल्सो इंटाइटल्ड, मैंने बताया था, इंटरेस्ट, डैमेज अगर या कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स है। डन है? यस मैम। यस मैम। ठीक है।
13th देखेंगे। Akash purchased 100 kgs of wheat from Bhaskar at rupees 80 per kg. Bhaskar says that wheat in his warehouse in the custody of Kishore, the warehouse keeper. ठीक है बच्चे, मतलब वेयर हाउस कीपर कौन है बच्चे? हमारा बेली है ना, एक तरह का, एक बारी के लिए, या एजेंट कह लो, जो भी है। किशोर कंफर्म्ड टू आकाश, किशोर कौन है बच्चा? जो वेयर हाउस कीपर है। आकाश कौन है? बायोर है। दैट ही कैन टेक द डिलीवरी ऑफ व्हीट फ्रॉम हिम एंड टिल देन ही इज गोइंग टू होल्ड व्हीट ऑन आकाश बिहाफ। तो बच्चे दिस इज व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी? एक्चुअल तो नहीं है, एक्चुअल तो नहीं हुई। क्या कंस्ट्रक्टिव है कि बच्चे सिंबॉलिक है? बोलो। अंशु की आवाज नहीं आई थी बेटा। सिंबॉलिक है मैम। ठीक है, अलीशा आप बताओ। हाँ जी, सिंबॉलिक। लावण्या, व्हाट काइंड ऑफ अ डिलीवरी इज इट? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव और सिंबॉलिक? सिंबॉलिक। गलत, सिंबॉलिक कैसी होगी? सिंबॉलिक तो होती है इसमें टोकन देते हैं। नहीं नहीं नहीं, जिसमें symbolic चाबी दे होती है। दी बेटा, दैट इज सिंबॉलिक। हाँ कंस्ट्रक्टिव जी हाँ जी, इसमें बेली होता है बेटा। इसके बिहाफ पे अंशिका, अलीशा। वो कंस्ट्रक्टिव होती है, इसके बिहाफ पे होता है। हाँ जी सिंबॉलिक बेटा। जिसमें हमने वो टोकन मनी दी होती है, कुछ टोकन टाइप दिया होता है। सुन नहीं रहा लावण्य कुछ भी, पर मेरे को ये समझ आ रहा है कि आप कह रहे हो कंस्ट्रक्टिव ही है ना? हाँ, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव मतलब का काम। मतलब होता है जहां पे हमने बेली के पास सामान रख दिया है बेटा। आगो पूरा पढ़ लेते हैं। बिफोर आकाश पिक्स द गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, द होल व्हीट इन द हाउस warehouse was flowed in flood। मेरी बात सुनो नाउ। what is the question? कह रहे हैं अब कि what should be the duties of the bailey? The bailey should take care of the goods as a person of ordinary prudence would have। चाहे उसने सेल कर दिए, अभी क्या ओनरशिप गई है, क्या पोजेशन गया है? नहीं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जरूर हो चुकी है फ्रॉम फ्रॉम बच्चे भास्कर टू आकाश। और बेली बीच में कौन है? बेली बीच में कौन है बेटा? किशोर है। किशोर को ध्यान रखना चाहिए था कि फ्लड की वजह से अगर आटा ये भी गीला हो गया तो मुझे संभाल के रखना है, नहीं तो काम खराब हो जाएगा, मेरे मालिक भास्कर का नुकसान है। तो बच्चे इसमें अब पूरा का पूरा फ्लड आ गया। नाउ आकाश वांट्स हिज प्राइस ऑन द कंटेंशन दैट नो डिलीवरी हैज बीन डन बाय द सेलर whether the cash is this। तो देखो डिलीवरी तो हो गई थी, बट व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी वाज इट? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बट अंडर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हम तब भी बोलेंगे रिस्क विल फॉलो ओनरशिप ओनली व्हेन जो कंडीशंस है बेली की उसको जो ध्यान रखनी चाहिए। बेली को क्या करना चाहिए था? ही शुड हैव टेकन केयर ऑफ द गुड्स लाइक अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड हैव। एक बार आंसर देख लेते हैं बच्चे, आ जाओ। 13। As per the provision, there are three types of deliveries: actual, constructive, symbolic. When the delivery is effected without any change in the custody, it is called आ गया constructive। इसमें तो नहीं डाउट है बेटा? नो मैम। नो मैम। Constructive delivery takes place when a person in possession of the goods belonging to the seller acknowledges that the buyer is holding the goods on their behalf। किशोर ने पकड़े हुए थे ना goods बेटा। On the basis of the provision, it is clear that the possession of the goods has been transferred, hence it is not right he can claim the price back। ठीक है बच्चे, चाहे possession तो जा चुका है, but कह रहे hence आकाश is not right। एक सेकंड, he cannot, नहीं, it's not possible। एक सेकंड रुको। डिलीवरी तो हो गई है, बट बेली जो है उसको तो ध्यान रखना चाहिए ना। पर ये मेरे को लगता है यहाँ पे इन्होंने जो ध्यान दिया ना, वो आपको भी देना पड़ेगा। ये ऐसा कह रहे होंगे कि मे बी बिकॉज फ्लड की वजह से सारा सामान खराब हो गया, इनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहिए था कि इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। तो ऐसा मान रहे कि आप एक लाइन लिख दिया ना इसमें, इस तरीके से अगर इन्हीं के हिसाब से आंसर देना है तो आप एक लाइन लिख लेगा, assuming that the Bailey, that is Kishore, has taken reasonable care
for the goods. Now आकाश कैन नॉट कह देना, फिर तभी बनेगा कैन नॉट, अदरवाइज अगर उसने अपने गुड्स उठा के रख दिए ऐसा, तो ये मेरे को समझ आ रहा था कि वेयर हाउस में तो बहुत सारा सामान पड़ा होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आईसीआई ने ये आंसर दिया है कि मैंने ये तो बोला था कि डिलीवरी तो हो गई है बट बेली को ध्यान रखना चाहिए था, ये मान रहे कि बेली ने ध्यान रखा होगा। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई बेटा कि मैंने क्या बोला है? हाँ जी। यस मैम। चलो, आरटीपी तो हो गई है हमारी, आगे चलते हैं। मैम कब तक लोगे क्लास? बच्चे 6 बजे तक, उससे 6 बजे तक तो लेनी चाहिए, मैं देख रही हूँ जल्दी से जल्दी। क्या हुआ? मैम कल मैथ्स का फुल सिलेबस मार्क है। कोई नहीं, आपने जाना, आप जा सकते हो, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अगर वैसे तो हाफ एन आवर रुक जाओ तो ठीक रहेगा, जल्दी खत्म कर हाँ दूंगी। क्योंकि हम पूरे पूरे आंसर तो देखो पढ़ नहीं रहे, हम तो ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। हाँ बच्चे जी। आ जाओ, ये लो books यहाँ से। हाँ, मैंने नीचे से शुरू करना है, ये जो लेटेस्ट है ना वो वाला स्टार्ट करेंगे। A went to B's shop and selected some jewelry. He falsely represented him to be a man of credit and they were persuaded B to take the payment by check. क्या हुआ? A जो है B की दुकान पे गया और उसने ये दिखाया कि मैं जो हूँ पक्का तुम्हें पैसे दे दूंगा, और कह दिया तू चेक से पेमेंट ले ले। He further requested him to hand over the particular type of ring immediately, और उसने साथ के साथ रिंग जो है अपने घर लेके भाग गया। On the due date, when the seller B presented the check for payment, the check was dishonored. Unpaid हो गया बच्चे, अब B जो है वो क्या हो गया? अनपेड सेलर हो गया। ठीक है, before B could avoid the contract on the grounds of fraud by A, he had sold the ring to C. C had taken the ring in good faith and without any notice of the fact that A was under a voidable contract. Fraud किया था ना बेटा, तो voidable contract था। Discuss such sale made by non-owner is valid or not. तो बच्चे सीधा पहले कंक्लूजन देखते हैं, आ जाओ। A is in the possession of the ring under voidable contract, but वो कब तक बच्चे जो है अवॉइड हो सकता था? जब तक, मेरी बात सुनो, जब तक वो आगे रीसेल नहीं हुई थी, है ना? ठीक है ना? क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया बच्चे, सीधा नॉन ओनर का कह दिया ना, इस वजह से। तो जो सेल बाय ए टू सी इज फाइन बेटा। A is not the real owner. Since all the conditions are fulfilled, therefore the sale of ring made by A to C is a valid sale. वैलिड सेल है बच्चे, क्योंकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रीजनेबल टाइम में रिसेंड नहीं किया गया था कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? यस मैम। क्वेश्चन फिर से पढ़ा दो। हाँ बच्चे, लाओ मैं ऐसे समझा देती हूँ। अलीशा, ए था एक इंसान, जैसे मैं ए हूँ, आपकी ज्वेलरी दुकान है बी हो, ठीक है? मैं आई आपकी दुकान पे, मैंने कहा मुझे ये अंगूठी दे दो, और मैंने आपको चेक दे दिया, मैंने कहा कि मैं जो हूँ पक्का बड़ी अमीर हूँ, या वो ऐसे दिखावा कर दिया, आपने चेक एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चे? चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर मतलब आपको पेमेंट नहीं है, आप अनपेड सेलर हो गए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो? आप अगर तो मेरे पास रिंग होती, ठीक है, तो आप मेरे पे केस कर सकते हो या रिसेंड कर सकते थे कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप अवॉइड कर सकते थे और अपनी अंगूठी वापस ले सकते थे। यस, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, क्योंकि बच्चे लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में भी, वॉइडेबल दिया हुआ है, मतलब फ्रॉड की वजह से आप अवॉइड कर सकते थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या हुई बच्चे? जो नॉन ओनर था ना ए, देखो ओनर तो नहीं बना ना, क्योंकि अब क्या है, इसने फ्रॉड किया ना, हमने पढ़ा था ना एक्सेप्शंस में बेटा। अब नॉन ओनर ने क्या किया, एक सी जो कि जेन्युइन बायर है उसको अंगूठी सेल कर दी, जिसको नहीं पता था कि ऐसे चोरी चकारी फ्रॉड करके अंगूठी हासिल की हुई है बच्चे। क्योंकि बी ने टाइम रहते जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसेंड नहीं किया था। ठीक है, तो फिर कह रहे हैं क्या, क्या बी अब सी से अंगूठी वापस ले सकता है? कह रहे हैं नहीं, दिस इज अ वैलिड सेल, दिस इज अ वैलिड सेल। ठीक है अलीशा, पक्का? हाँ जी। ठीक है, फिर आ जाओ आगे, नेक्स्ट।
J, the owner of a Fiat car, wants to sell his car. For the purpose, he hands over the car to P, a mercantile agent, for the sale at a price of not less than 50,000. ये ऐसे कर रखा है हमने, देख लेंगे फटाफट. The agent sells the car for 40,000 to A, who buys the car in good faith and without any knowledge of any fraud. P misappropriated. P कौन था बच्चे? एजेंट. उसने पैसे जो है B अपने पास चोरी करके भाग गया. J sues A to recover the car. Decide. क्या होगा बच्चे? No. This is again a sale by non-owner. बेटा आ जाओ. In the present case, P, the agent, was in the possession of the car with J's consent. The buyer obtained a good title of the car. तो क्या J रिकवर कर सकता है पैसा A से? नो. बट क्या क्या एक सेकेंड होल्ड करना. हाँ जी. ठीक है बच्चा. तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो जे है क्या वो उस मतलब ये कौन है? पी जो था उसने चोरी करी ना बेटा. लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जे की कंसेंट, प्रिंसिपल की कंसेंट की साथ ही आगे सेल हुई थी कार, कोई दिक्कत नहीं है. पर आप केस किसके अगेंस्ट कर सकता है? सिर्फ एजेंट के अगेंस्ट. लेकिन क्या कार वापस हो सकती है? नो. ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes. Mrs. G bought a tweed coat from P. ठीक है. When she used the coat, she got rashes on her skin. Shin होगा, shin भी हो सकता है. Shin as her skin was abnormally sensitive. But she did not make this fact known to the seller. That is Mrs. P. That is P. Mr. G filed a case against the seller to recover the damages. बच्चे क्या कर सकती है ऐसे? No. She should have made the fact known to the seller or relied on her on the skills of the seller. वो वाला केस है ये. यहाँ पे बच्चे उसने या तो बताना होना चाहिए था कि मैं किस वजह से खरीद रही हूँ, मेरी तो स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, रैशेस तो नहीं होंगे. उसके बाद अगर फिर भी सेलर ने कहा होता नहीं टेंशन ना लो मैडम, नहीं होंगे. एंड बेटा जो सेलर है वो इस में लेन देन करता हो, ठीक है, तब तो आप केस कर सकते थे. लेकिन इस केस में उसकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव थी जिस जो कि उसने बता नहीं रखा था, तो केस नहीं कर सकती. इन द प्रेजेंट केस मिसेस जी परचेज दिस about her, therefore she cannot make the seller responsible on the grounds. ठीक है, ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. X contracted to sell his car to Y. Y, they did not discuss the price of the car at all. X later refused to sell his car to Y on the grounds that the agreement was to avoid being uncertain about the price. बच्चे इसमें specifically given है ना कि जहां पे प्राइस जो है सेस नहीं किया गया या फिर ऐसा बोला गया कि लेटर ऑन किसी और पार्टी के थ्रू हम वैल्यू करा देंगे, वैल्यूएशन कराएंगे, तो ये वैलिड होता है. हमने पढ़ा हुआ है ना अलग से सेल ऑफ गुड्स में. ठीक है, तो आ जाओ. Conclusion: X and Y have entered into a contract of sale, but they did not fix the price. X refused. Y can legally demand the car from X, and X can recover a reasonable price from Y. ये कौन सा केस था बच्चे? वैल्यूएशन वाला. हमने उस दिन भी लास्ट टाइम भी ऐसा सा कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था. मैं फिर से समझा देती हूँ ये केस क्या कह रहा है. एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं गाड़ी बेच दूंगा, लेकिन दोनों ने प्राइस के बारे में कोई डिस्कशन किया नहीं. बाद में एक्स ने कहा कि मुझे मेरी गाड़ी वापस दे दे, मैंने नहीं बेचनी, क्योंकि हमने प्राइस जो है डिस्कस तो किया नहीं. और अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है? वॉइड हो जाता है, क्योंकि एसेंशियल एलिमेंट्स नहीं है, अनसर्टन है. तो कह रहे हैं आप बताओ सौगा में क्या होगा. तो हमने बोला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो चलो एक साइड है, लेकिन सौगा ने स्पेसिफिकली बोल दिया ना, सौगा ने स्पेसिफिकली बोला है कि अगर तुमने प्राइस जो है डिटरमाइन नहीं किया या तुमने कहा थर्ड पार्टी जो है वैल्यू करेगी, तो हम रीजनेबल प्राइस या वैल्यूएशन के अकॉर्डिंगली प्राइस जो है ले सकते हैं. तो कह रहे हैं वही करो. सेल हो चुकी है, आप सिर्फ रिकवर कर सकते हो रीजनेबल प्राइस. कोई डाउट है तो पूछो बच्चे इसमें. No, ma'am. No, ma'am. अवन्या है यहाँ पे? अवन्या, मिसेस प्रीति ओन्ड है.
ठीक है। Mrs. Preeti owned a motor car which she handed over to Mr. Joshi on sale or return basis. After a week, Mr. Joshi pledged the car to Mr. Ganesh. ठीक है, अब कहानी क्या हुई है? प्रीति की गाड़ी थी जो कि जोशी को दी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बेटा जे ने आगे गणेश को क्या कर दी बच्चे? प्लेज कर दी। तो बता दो, हो गई है सेल? यस, हो गई है सेल। Miss Preeti now claims back the motor from Ganesh. Will she succeed referring? No, सेल हो चुकी है ना, सेल और रिटर्न थी, इससे बस पैसे मांग सकती है वो जे से, लेकिन क्या जी से गुड्स रिटर्न कर सकती है? नो। आ जाओ। Joshi pledged the car to Ganesh, which has attached a third condition, which is equivalent to accepting the goods. Therefore, the property therein passes to Mr. Joshi. Now, in this situation, Miss Preeti cannot claim back. ठीक है, but she can only claim the amount of money या price from Mr. Joshi only. समझ आया कि नहीं बेटा? Yes, ma'am. Defined a certain and uncertain कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा। Mr. S agreed to purchase 100 bales of cotton from V out of his large stock and sent his men to take the delivery of the goods. ठीक है, they could pack only 60 bales. Later on, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed, including 60 bales that were already packed. Referring to the provision, बच्चे, risk follows ownership. Since the ownership was transferred from seller to buyer है, और ये कोई सेलर की गलती की वजह से तो हुआ नहीं, तो किसका लॉस हुआ है बच्चे? बायर का लॉस हुआ है। आ जाओ। In this case, the property of 60 bales has been transferred and the goods have been appropriated. The loss of that would be borne by Mr. S in regards of 40 क्या would be borne by V since the goods have not been identified. अच्छा, एक सेकंड रुको, रुकना, एक सेकंड दो मुझे, जिस